सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका जो मिड टर्म एग्जामिनेशन हुआ है सेशन 2023-24 के लिए, उसके पॉलिटिकल साइंस के पेपर को। और इसका एक वीडियो लेक्चर जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का था, वो ऑलरेडी हम यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उन्हें नहीं देखा है वो पहले उसे जरूर देख लें। और आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022-23 का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ है उसके इवनिंग शिफ्ट के पेपर को। तो चलिए, इंस्ट्रक्शन जो है वो आप एग्जाम दे चुके हैं और ये कोई पहला एग्जाम नहीं है। आपने तरह तरह के एग्जाम दे चुके हैं और यहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पता है। लेकिन फिर भी मेरी एक एडवाइस है, जब भी आप कभी एग्जाम दे तो पहले इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लें। टोटल टाइम की बात करेंगे तो 3 घंटे का ये आपका पेपर है जो कि आप दे चुके हैं। और इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 80 अंक जो हैं वो यहाँ पर आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। और लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप हैं इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको चाहिए ये डाटा जिससे हम पढ़ाते हैं तो फॉलो करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। इसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेपर की। ये जो पूरा पेपर है ये 5 पार्ट्स में बटा हुआ है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 को, जिसे खंड ए के नाम से जाना गया है। और अगर टोटल मार्क्स की बात करूं तो 12 अंक जो हैं ये आपके पेपर में कवर करता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चीन ने उद्योगों का निजीकरण किस वर्ष किया। तो अगर आपको ध्यान होगा, जब आपकी रेगुलर क्लासेस ली जा रही थी तो वहां पर हमने इसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है तो यहाँ पर हम बेसिक बेसिक जो आंसर है उसी को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि 1998 में चीन ने अपने उद्योगों का निजीकरण किया। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्विकली क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन है, ये किस तरीके का संगठन है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन बी, यानी कि ये एक एनजीओ है, ये एक स्वयंसेवी संगठन है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बी। थर्ड क्वेश्चन है, सहयोग मूलक सुरक्षा के अंतिम उपाय के रूप में डैश का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन बी, यानी कि बल का प्रयोग। लेकिन ये कब करना है, सबसे लास्ट में करना है, सबसे अंत में करना है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां पर प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो उसको अभी जब हम आगे चलेंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि 4 से लेकर 6 तक के जो कथन है वो अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं, जो कि पिछले 2 सालों से आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में एक अभिकथन होता है और दूसरा कारण होता है। और यहाँ पर आपको ये जजमेंट करना होता है कि क्या ये दोनों सही हैं या ये दोनों गलत हैं। अगर सही हैं तो उसके लिए एक आपको स्टेटमेंट मिला हुआ होता है, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं। और अगर गलत है तो उसके लिए भी आपको स्टेटमेंट मिला होता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 को। अभिकथन यहाँ पर दे रखा है कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर केंद्रीकृत एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरिया में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले सन आपको जरूर देखना है। तो 1992 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बिल्कुल सही है। कारण के रूप में हम देख सकते हैं कि क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों ही कथन जो है वो सही हैं, लेकिन जो है अभिकथन की व्याख्या जो है वो कारण सही से नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन बी, यानी कि अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो उसकी सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा है। चलिए अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर अभिकथन बोला गया है कि आजादी से ठीक पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ साथ रजवाड़ों का भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि आपको लगे कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन काफी पहले ही ब्रिटिशर्स ने ये घोषणा कर दी थी। आजादी से ठीक पहले ये घोषणा नहीं की गई थी। तो यहाँ पर ये कथन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। लेकिन अगर हम आर की बात करें, कारण की बात करें कि अंग्रेजों की यहाँ पे मंशा क्या थी, तो अंग्रेजी राज का नजरिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से स्वतंत्र रहें। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी, यानी कि अभिकथन ए गलत है, लेकिन इसका जो कारण है वो क्या है, सही है। चलिए क्विकली चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, जो मैंने आपसे पूछा था कि वहां पर मिसप्रिंटिंग है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा क्या होना चाहिए था, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन होना चाहिए था। लेकिन ये यहाँ पर हिंदी मीडियम की बात करेंगे तो हिंदी मीडियम में ये एक एमसीक्यू है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और आपको इसी के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए? और आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि नागपुर अधिवेशन में इस बात को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन संसाधनों को लेकर भू राजनीति की जाती रही है? तो देखिए यहाँ पर भी ये जो है वो सही पहचानों वाला है, जिसमें आपको तथ्यों की सही पहचान करनी है। और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी कि इमारती लकड़ी, तेल और पानी। ये तीनों क्या है, हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बड़े बांधों के खिलाफ विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरीके के मूवमेंट को सबसे पहली बार देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित रिक्त स्थानों के नीचे दिए गए किसी एक उपयुक्त पद को भरिए। और यहाँ पर जो उचित क्वेश्चन दिया गया है वो है, पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब डैश पड़ गई है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन बी, यानी कि अब जो वेलफेयर स्टेट है उसकी धारणा जो है वो अब क्या हो गई है, बहुत ही ज्यादा पुरानी हो गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक बार इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, हमारा राइट ऑप्शन है सी, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, 4 नंबर वाला आएगा राज सिद्धांत की मांग, उसके बाद आ गया भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, उसके बाद आएगा मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, और लास्ट में आएगा पोट्टे श्रीमानलू का आमरण अनशन। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आपने बिल्कुल सही गैस किया, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि खान अब्दुल गफार खान को ही हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा इस सेशन से है, ए खंड जो है उससे है क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, यानी कि राजकुमारी अमृत प्रीतम कौर जो थी वो यहाँ पर क्या थी, पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। तो आई होप आपको सेक्शन ए यानी कि खंड ए जो है, जो कि 12 मार्क्स का था, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ जो है खंड बी। ये भी कितने अंकों के लिए है, 12 अंकों के लिए है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो 2 अंकों के लिए जो है वो क्वेश्चन नंबर 13, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की किन आधारों पर एक महाशक्ति मान लिया गया, तर्क सहित सिद्ध कीजिए। तो हम आंसर के रूप में देख सकते हैं कि सोवियत संघ जो था वो एक महाशक्ति था। अब क्यों था, क्योंकि सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, उनके पास विशाल ऊर्जा संसाधन भी थे, और साथ ही साथ अगर हम बात करें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी का उत्पादन जो है वो इसमें शामिल था, और इसी कारण वह एक महाशक्ति माना गया। देखिए यहाँ पर तो हम आंसर ऑरल बोल रहे हैं, यहाँ पर सामने जो आप बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पर आपको
ये टेक्स्ट फॉर्म में भी मिल जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर वहां से भी इसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था का एकीकरण किस प्रक्रिया द्वारा हुआ और परिणाम स्वरूप कौन सी कम्युनिटी बनी? और यहां पर हम आंसर के रूप में देख सकते हैं कि यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था का एकीकरण चरणबद्ध तरीके से हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1997 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। तो जैसा कि हमने अपने रेगुलर क्लासेस में भी देखा था कि यूएसए ने क्या किया था, यूरोप को मदद किया था, जिसमें मार्शल प्लान के तहत उनका क्या किया गया था, डेवलपमेंट किया गया था। तो उसी तरीके के पॉइंट्स अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो भी आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, मार्क्स जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि किसके सहयोग से तथा कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा किसके सहयोग से हुई थी, तो वर्ल्ड बैंक, यानी कि जो जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, उसके सहयोग से हुई थी। और अगर वर्ष की बात करेंगे तो 1960 ही वो वर्ष था जब भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, स्पष्ट कीजिए। ये इतना इजी क्वेश्चन है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर टीचर ने हर क्लास में इसे जरूर कराया होगा कि हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता वैश्विक मामलों को हल करने के लिए होती है। अंतरराष्ट्रीय संगठन में युद्ध और शांति के मामलों में इस तरीके के जो संगठन है वो हमारी बहुत मदद करते हैं। वे देशों की सहायता करते हैं और वैश्विक स्तर की आपदाओं का समाधान निकालने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, या इससे रिलेटेड अगर कोई और दूसरे पॉइंट है तो वो भी आप लिख सकते हैं, बस उसका संबंध किससे होना चाहिए, क्वेश्चन से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आजादी की लड़ाई में नेताओं के बीच किन दो बातों पर सहमति थी? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर डिस्प्ले बोर्ड पर भी आ रहा है। आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के नजरिए से चले, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चले, सबसे पहली तो इस पर सहमति थी। और दूसरी थी कि सरकार सबकी भलाई के लिए काम करेगी, ना कि किसी निश्चित वर्ग के लिए। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय जनसंघ पार्टी के किन्हीं दो नेताओं का नाम लिखिए। हो सकता है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी दुविधा जरूर हो रही हो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बच्चे ज्यादातर स्किप करने की क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले नेता है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और दूसरे नेता के रूप में हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख सकते हैं, या इसके अलावा कोई और दो नाम भी आपके सामने है तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा सेक्शन बी यानी कि खंड बी जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि है सेक्शन सी, और ये जो अंक कवर करता है वो टोटल अंक कवर करता है 20। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्य एशिया के देशों में संघर्ष और तनाव की किन्हीं दो परिस्थितियों को उजागर कीजिए। तो वो दो परिस्थितियां बतानी है जहां पर संघर्ष और तनाव जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं, मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक यानी कि पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इसी कारणों से यह जो क्षेत्र है यह बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का अड्डा भी बन गया। मध्य एशिया के देश तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी कि 2001 तक गृह युद्ध चला। इसी के साथ साथ अगर हम ऐसे और क्षेत्रों की बात करें तो अजरबैजान, अर्मानिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी इस प्रकार के युद्धों की स्थिति को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सोवियत खेमे के अंत से क्या अभिप्राय है? तो आप आंसर में क्या लिख सकते हैं, सोवियत खेमे के अंत का अर्थ है नए देशों का उदय, क्योंकि ये 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। तो जैसे ही सोवियत खेमे का अंत होता है तो नए 15 गणराज्य जो हैं वो विश्व पटल पर देखने को मिलते हैं। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपियन संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे।
या इससे रिलेटेड आप कुछ और पॉइंट्स भी लिखेंगे तो वहां पर भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले जो मेन क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के किन्हीं दो कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे कई कारण हैं, जिनमें से जो सबसे मुख्य हैं वो है कि धर्म गुरु जो हैं वो वहां पर बहुत अधिक हैं, सेना का जो कब्जा है वहां की राजनीति पर है, भूस्वामी है, आतंकवाद है, अंतरराष्ट्रीय समर्थन का ना मिलना। ये सब वो कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। इनमें से कोई भी दो पॉइंट आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जरूर लिखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 का ही अथवा वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्वेश्चन है, पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष के कारणों की व्याख्या की। तो आंसर में हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं जो पूर्वी पाकिस्तान की भाषा यानी कि बंगला पर पश्चिमी पाकिस्तानी उर्दू को थोपा जा रहा था। पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली संस्कृति को पश्चिमी पाकिस्तानियों के द्वारा नकारा जा रहा था। पूर्वी पाकिस्तान की जनता प्रशासन में अपना न्यायोचित प्रतिनिधित्व चाह रही थी, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा नकारा जा रहा था। और लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, पूर्वी पाकिस्तान के लोग राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान हमेशा से नजरअंदाज कर रहा था। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, जैसे ही देश आजाद हुआ तो दो पाकिस्तान बने। ये वाला पाकिस्तान कहलाया पश्चिमी और ये वाला कहलाया पूर्वी। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया है कि पूर्वी पाकिस्तान जो था उसमें असंतोष के क्या कारण थे। तो ये जो आप सामने डिस्प्ले पर देख रहे हैं यही वो कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी आपको चॉइस मिली है, अथवा करके एक क्वेश्चन है। तो पहले मेन क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे के स्रोत कौन होता है? युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास कौन से तीन विकल्प होते हैं? तो देखिए, दो पार्ट में क्वेश्चन है, दोनों पार्ट के लिए आपको दो दो मार्क्स दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर रहेगा कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे का जो स्रोत होता है उसका कोई स्रोत जो है वो दूसरा मुल्क होता है, यानी कि बाहरी खतरा होता है। युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास केवल तीन विकल्प होते हैं। सबसे पहला होता है आत्मसमर्पण करना, तथा दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध के मान लेना, ताकि युद्ध से होने वाली क्षति को रोका जा सके। दूसरे विकल्प के रूप में हम देख सकते हैं युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से बाज आ जाए। और तीसरा होता है युद्ध ठन जाए तो अपनी रक्षा, ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और पीछे हट जाएं, अथवा हमलावर को पराजित करना। तो यहाँ पर अगर आप ये दोनों ही पॉइंट लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर पूरे अंक मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 22 का ही अथवा वाला है, सुरक्षा नीति के किन्हीं दो घटकों का वर्णन कीजिए। तो अगर हम भारत की बात करें, भारत की सुरक्षा नीति के मुख्य रूप से चार घटक हैं। इनमें से आप कोई भी दो घटक थोड़ा सा विस्तार कर जरूर लिखें। पहले घटक के रूप में हम देख सकते हैं कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना तो किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा है अपनी सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कायदे कानूनों को मजबूत करना। तीसरा है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी करना। और यहाँ पर चौथे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित करने का प्रयास करना कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिल सके, तथा नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता जो हो वो ज्यादा ना हो। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे नेक्स्ट पेज पर है। तो यहाँ पर हमें पेज को स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो हमारे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग और असहयोग के दो दो मामलों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पहले अगर हम किसकी बात करेंगे, सहयोग की बात करेंगे, तो बांग्लादेश भारत की पूर्व की और देखो नीति का हिस्सा है। और दूसरा हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा के पूर्व प्रबंधन और पर्यावरण के मामले पर आपसी सहयोग को देखा जा सकता है। तो ये कौन से मुद्दे हो गए, सहयोग वाले। अब असहयोग वाले दो मुद्दों की बात कर लेते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारे को लेकर दोनों के बीच क्या है, मतभेद है। साथ ही साथ दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत बांग्लादेश में अवैध प्रवास जो है उससे नाखुश है।
तो आपको इन दोनों ही पॉइंट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके जरूर लिखना है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, यानी कि सेशन डी, जो कि 12 अंकों के लिए है। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली क्या है, एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, तो आशा करता हूँ कि आपने पैसेज को एग्जाम में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर हम सीधा किसकी बात करेंगे, आंसर की बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा की आवश्यकता किसे है। तो अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया सुरक्षा की व्यवस्था तो सभी को है, यानी कि संपूर्ण मानवता को है। इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा खतरे के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर जो जनसंहार है ये क्या है, परंपरागत स्रोत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे कि मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हमारा व्यापक अर्थ क्या है, और यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा। जल्दी से चलते हैं हमारे इस पैसेज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट पेज पर है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, कौन से खतरों से व्यक्तियों को बचाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी, यानी कि सभी प्रकार के खतरों से किसे बचाना चाहिए, मानवता को बचाना चाहिए, व्यक्तियों को बचाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वो क्या है, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। और जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि मैप बेस्ड क्वेश्चन जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर आपको क्या करना है, इस मैप को फाड़ के चिपकाना नहीं होता। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनके आंसर इस तरीके के बॉक्स बनाकर आपको वहां पर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है ही है, तो मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उसकी वर्णमाला है डी, और राज्य का नाम क्या है, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है उसके लिए वर्णमाला जो है वो है सी, और अगर हम राज्य की बात करें तो वो क्या है, मणिपुर। उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन, उसका जो डिजिट है वो है बी, और ये है एपी, यानी कि आंध्र प्रदेश। और लास्ट है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात। तो आई होप अब आपको मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के अंदर जो कुछ क्वेश्चन है वो ब्लाइंड्स के लिए हैं, तो वो हमें नहीं करने हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को जब हम कॉपी चेक करते हैं तो वहां पर ये देखने को मिलता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने इन्हें भी कर दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो कि क्या है, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है बेटा, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर उनका आंसर जो है वो आपको यहाँ पर फ्रेम करना हो। तो पहला क्वेश्चन है, कार्टून में किस गंभीर विषय की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, अगर हम 1952 के इलेक्शन की बात करें, जो कि 1951-52 का इलेक्शन भी कहा जाता है, उसमें कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रदर्शित कार्टून किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। तो किसकी ओर संकेत कर रहा है, यहाँ पर चुनावों की जो व्यवस्था है, यानी कि चुनावों का जो आयोजन है या आप कह सकते हैं जो व्यवस्था है उसको ये बता रहा है। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि कार्टून किस वर्ष के चुनाव की ओर संकेत कर रहा है। तो ये पहले आम चुनाव, यानी कि 1951-52 का जो चुनाव है उसके लिए जो उम्मीदवार हैं वो टिकट लेने के लिए लगे हुए हैं, उसको ये यहाँ पर इंगित कर रहा है, वो यहाँ पर दर्शा रहा है। तो आई होप अब आपको जो पार्ट डी है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पर हमारा ये जो पार्ट है ये क्या है, सेक्शन ई है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो क्या है, 6 मार्क्स के लिए हैं। तो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, तो जैसे हमने मॉर्निंग शिफ्ट वाले में आंसर्स का स्क्रीनशॉट जो है वो साइड डिस्प्ले पर मेंशन कर दिया था, तो यहाँ पर भी सभी क्वेश्चन है, चाहे वो मेन क्वेश्चन है या अथवा वाले क्वेश्चन है, उनके आंसर आपको साइड बोर्ड पर, डिस्प्ले बोर्ड पर दिख जाएंगे।
तो आई होप अब आपको ये पूरा पेपर जो कि इवनिंग शिफ्ट का था बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।